हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वेलकम वेलकम चंदेरी ट्यूशन क्लासेस। मतलब आपका स्वागत है चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में। आपने नाइन्थ क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें नाइन्थ क्लास का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर में आपने देख लिया था कि फर्स्ट चैप्टर में ये देख लिया था आपने। अगर आपने नहीं देखी हो फर्स्ट वीडियो तो आप आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर आप पहले पढ़ लें कि आपने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, मतलब कि मैटर क्या, मतलब जो मैटर इन सराउंडिंग, मतलब हर चीज़ आपकी हर चीज़ जो भी बनी है वो सब क्या कहलाती है? पदार्थ। किसी भी चीज़ से बनी हो वो क्या कहलाएगी? पदार्थ। पदार्थ की अपन ने भौतिक अवस्था पढ़ ली थी। दो अवस्थाएं थी, रासायनिक अवस्था और भौतिक अवस्था। तो इसमें भौतिक अवस्था पढ़ी है, रासायनिक अवस्था अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भौतिक अवस्था में पढ़ी थी। भौतिक अवस्था में 3 चीज़ें बताई थी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। फिर दूसरी बताई थी कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। फिर उसके बाद बात करी थी अपन ने ये पदार्थ के इसके गुण पढ़े थे, अभी लक्षण गुण। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और एक और पढ़ा था पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर ये नहीं समझा हो तो आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो आप वीडियो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करवाएं, एक वीडियो में पूरी वीडियो में पूरा चैप्टर के क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं वो आपको यहाँ पर देखेंगे। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है आपकी ठोस अवस्था, दूसरी होती है आपकी द्रव अवस्था, ठीक है, मतलब तीसरी होती है आपकी कौन सी? गैसीय अवस्था। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। पदार्थ आप समझ गए, किसी भी चीज़ से बना हुआ पदार्थ, किसी भी मटेरियल से बना हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? मतलब कोई सी भी मटेरियल से, कोई सी भी तकनीक से, कोई सी भी टेक्निक से या कोई सी भी पदार्थ से मिलकर चीज़ बनी है वो पदार्थ कहलाएगी। तो पदार्थ क्या है अब पढ़ लेते हैं। अब वो पदार्थ कहलाएगी। तो पदार्थ क्या है अब पढ़ लेते हैं। अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखे आपने, ये कितने प्रकार के हुए? हम ये पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप के होते हैं। आपने देखा होगा, बर्फ़ होता है, ठीक है, तो ठोस में हो गया वो, ठीक। उसके बाद पानी है तो द्रव में हो गया। और वही अगर मैं पानी को अपने चूल्हे पे रख के आग जलाकर या गैस पे रख कर आपने उसको तेज़ कर दिया तो भाप बन के उड़ गया, तो वो क्या हो गया? गैस हो गया। तो तीनों स्टेप है, आपने तीनों तरीके आपने देखे हैं। तो पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके गुण, कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। क्या होते हैं उसमें? गुण विशेषताएं होती हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को, गुण को विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? पढ़ेंगे, समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी क्या बात कर लेते हैं? ठोस अवस्था। तो आपको एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पहले पेन को कर लें, किताब, सुई को, लकड़ी की छड़ को, इसको सबको क्या कर लें आप? इकट्ठे कर लें। फिर इन वस्तुओं को क्या करोगे आप? इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल से घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या है? ठीक है, क्या इन सभी को निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने पर क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे पर विसरण संभव है? ठीक है, क्या बल लगाकर इन्हें संपीड़ित करने का प्रयास करें? क्या इनका संपीड़न हो सकता है? संपीड़न मतलब इनको सिकुड़ा जा सकता है क्या? जैसे आपने लिया, क्या क्या लिया आपने लिया था पेन, किताब, सुई और लकड़ी। तो इसको आप छड़ भी ली थी, तो आप इसको क्या नहीं कर सकते? संपीड़न नहीं कर सकते, सिकुड़ नहीं सकते। आप जैसे ही मारोगे तो ये चीज़ कौन सी है? टूट जाएगी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी उदाहरण क्या हैं? ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं तथा स्थिर आयतन है। यानी ये नगण्य संपीडितता होती है। मतलब ये क्या नहीं कर सकते? इनको अपन इनका आकार नहीं बदल सकते या चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे फॉर्म होता है एक आपका, है ना, स्पिंच होता है, उसको आप मसक दो या बल लगा दो उस पर, आप तो क्या कर दोगे? ये चीज़ क्या हो जाएगी? आपका उसका आकार बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का आकार नहीं बदल सकते। आपके हाथ में पेन है तो आप उसका आकार नहीं बदल सकते। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? ठोस है। बल लगाने पर भी ये ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट
चाहते हैं। अगर ज़्यादा ही बल लगाओगे तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे। लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। जैसे कि रबड़ बैंड का क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? तो रबड़ बैंड को आप आकार खींच सकते हो, और ज़्यादा खींचोगे तो क्या, उसका आकार बदल जाएगा, ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। विभिन्न आकार के बर्तनों पर रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? तो ये आपके ठोस कहलाएंगे। पर ये कैसे ठोस हैं, अब इनके आंसर आपको नीचे मिलेंगे। ठीक है, स्पंज क्या है? ये ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है क्या? इन तीनों के जवाब आपको यहाँ पर 3 पॉइंट में आंसर में दिए हैं। पहला क्या था कि बहावल लगाने जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटाने पर पुनः वह अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाएगा। ठीक है, आपका सेकंड नंबर है, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। मतलब जो शक्कर का जो दाना है, नमक का जो एक जो क्रिस्टल है, एक मतलब एक जो कण है, उसको आप किसी चीज़ में भी बदल लें, वो क्या टूट जाएगा? टूटेगा नहीं, वैसे ही रहेगा, तो आकार नहीं बदलेगा। स्पंज है, स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें वायु समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव हो पाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ठोस की क्लियर हो गई बात कि आपकी ठोस क्या होता है। अगला आता है आपका कौन सा, द्रव अवस्था। द्रव मतलब पानी वाली चीज़। तो निम्नलिखित में से जल, खाना पकाने का तेल, जूस, शीतल पेय, ठीक है, उसके बाद विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल दें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव पर 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों पर क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक आयतन एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेलने पर, ठीक है, ले जाने पर क्या यह आसानी से बहता है? तो इसका आप यहाँ पर आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, चीज़ों के परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं होता, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। जैसे आपके पास कोई बोतल है, ठीक है, जहाँ पे बोतल बनी हुई है आपकी, ये आपके पास है, आपने यहाँ पर कोई पानी भर दिया, ठीक है, तो इसका आयतन तो है, इसका आयतन पर ये निश्चित नहीं है। अगर ये बोतल ऐसी होती तो इसमें भी इतना पानी भरा हो जाता, ये पानी किस में आ जाता, इस बोतल में भी आ जाता। और बोतल एक ऐसी होती तो इसमें भी पानी आपका आ जाता, अगर कोई बॉल होता तो। ठीक है, तो इसका क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता, पर आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप आपने किया 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसीय विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषताएं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। इंसानों के लिए जो जिंदा हैं उनके दोनों के लिए, जिंदा जो चीज़ है उसके लिए ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए, ये सब काम आती हैं, अनिवार्य हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु, जो जल के जंतु होते हैं, जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह से हम ये निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों होती हैं। तो द्रव में क्या होती है, द्रव में ठोस भी होता है ना, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। किसमें, द्रव में। अब आता है अगला आपका 3rd नंबर का गैस। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के किसी एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। ठीक है, तो क्रियाकलाप आपको यहाँ पर करना है। एक हीलियम गैस होती है सिलेंडर में, ये तो है। अगला आता है आपका क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, क्रियाकलाप में आपको 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें। जैसा कि 1.4 में
यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, 1.4 में यहाँ पर दिखाया गया है। एक सिरिंज ले ली, एक इंजेक्शन ले लिया, ये पिस्टन होता है, जी गैस भर ली यहाँ पर, रबर का क्रॉक से क्या कर दी, इसको सुई हटा दी इसकी, और फिर इसको रबर की कॉक से बंद कर दी। बंद कर दें, सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। ये पिस्टन है ना ये वाला, इसको हटा लो, ये पिस्टन है ना, इसको यहाँ से निकाल दो। पिस्टन हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। 3 सिरिंज लेना है, एक में आपको पानी भरना है, दूसरे में आपको मतलब पहले में हवा भरना है, दूसरे में जल भरना है और तीसरे में चौक के टुकड़े भरना है। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। अब जब वापस आप सिरिंज में लगाओगे निकालने के बाद लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें, मतलब चिकना करने के लिए। अब पिस्टन सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। अब जैसे आप ये संपीड़ित करोगे तो आप क्या देखा आपने कि किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। क्या आपने परीक्षण में अपने अनुमान लगाए? तो हमने देखा कि ठोसों, द्रव एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है और हम अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने का उपयोग किए जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोल की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है और हम अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने का उपयोग किए जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को संपीड़ित गैसीय होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन में आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर्स में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पक रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कारण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत अधिक तीव्र होता है। क्या होता है कि गैस और ठोस और द्रव में जो ठोस है उसमें क्या होता है, विसरण कम होता है। द्रव में थोड़ा सा ज़्यादा होगा और गैस में सबसे ही ज़्यादा विसरण होगा। क्योंकि जैसे ही आपकी में कोई, जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब के आसपास गैस है। हवा है तो मतलब गैस है। आप जैसे ही कोई चीज़ ऐसे के खाना बन रहा है या कोई ने आपने अगरबत्ती लगाई तो वो हवा में मिली, हवा में मिलने के बाद वो क्या होगा, जो हवा के बीच का जो कण है उसके बीच जो स्पेस है, खाली जगह है, वो कहाँ है, जो उसकी स्मेल वाला है उसको भर लेगा और उसको ले जाएगा उड़ा के, और कहीं भी जाएगा तो वहाँ पर उसकी क्या आएगी, स्मेल आएगी। तो इसी वजह से गैस ज़्यादा पावरफुल होती है। और गैस को क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिलेंडरों में, एलपीजी सिलेंडरों में, और जो खाना बनाते हैं सीएनजी, उसमें क्या होता है, इतने बड़े गैस सिलेंडर में मतलब सिलेंडर में कितनी सारी गैस को दबा के भर दिया जाता है। आपने क्या देखा, ठोस में क्या होते हैं, ठोस में एक प्लेट है, एक प्लेट में जो ठोस दिख रहा है ना, ठोस क्या है, एक एक बिल्कुल पास है, इसलिए वस्तु क्या होती है, ठोस हो जाती है। मतलब एक प्लेट बनाई और यहाँ पर कण दे दिए आपके, अगर ये कण क्या है, बिल्कुल पास हैं, एक से भिड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भिड़े हुए हैं, तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, उसमें ताकत आ जाएगी, मतलब वो क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। और एक और आपके पास प्लेट है और उसमें कण कैसे दिए हैं, कोई थोड़े दूर दिए हैं, तो वो क्या सी कहलाएगी, आपकी द्रव कहलाएगी। उसी प्रकार अगर एक और है आपके पास, एक प्लेट और है और उस प्लेट में क्या दे रखे हैं, उसमें कण कैसे दे रखे हैं, आपके बहुत दूर दे रखे हैं, तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, वो अवस्था गैसीय अवस्था आपकी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में 1.5 में एबीसी में पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्तित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दाब बनता है।
ठीक है, 1 प्रति इकाई पर क्या होता है, गैस का दाब बनता है। ये क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को एक वीडियो में पूरे में आपको समझा दिया जाएगा। अगला पॉइंट आता है आपका 1.4, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। मतलब जो पदार्थ है वो अपनी जो भी उसकी अवस्था है उसको बदल सकता है। हाँ, तो बदल सकता है। जैसे आपने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले आपने पानी ले लिया, वाटर ले लिया। आपने वाटर को क्या करा, वाटर कैसा हो गया, दे हो गया आपका, द्रव हो गया। ठीक है, क्या हो गया, द्रव हो गया। फिर आपने उसी पानी को लेकर फ्रिज में उसको जमा दिया। जैसे जमा तो वो क्या हो गया, वो आपका ठोस हो गया। अब आपने ठोस करने के बाद उसको फिर दोबारा रख दिया तो वायु के संपर्क में आकर वो क्या फिर बन गया, फिर वो पानी बन गया। अब पानी को आपने क्या किया, गैस के चूल्हे पर उसको आपने उसको जला दिया तो वो क्या बन गया, फिर वो क्या बन के उड़ गया, वो गैसीय बन के उड़ गया। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि क्या पदार्थ की अवस्था को मतलब पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो हाँ, बदल सकता है। आपने परीक्षण में हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रखे हैं, उसके हिसाब से बताएंगे कि किस मतलब तीनों तरह से एक तीनों साइड से आप मतलब रह सकता है। कौन कौन सी तरह है आपकी, तो पहला है ठोस, जैसे कि बर्फ ठोस हो गया। द्रव में कैसा हो गया, जल हो गया। एवं गैस में कैसा हो गया, जल वाष्प करके उधर उड़ गया। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों को उत्तर नहीं खोजना चाहिए। तो अब यहाँ पर इस बात करेंगे आगे कि जैसे कि कोई पदार्थ है, जैसे कोई पदार्थ में परिवर्तन हुआ तो उसके जो कण थे ना उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और उसके अंदर क्या प्रक्रिया हुई, वो यहाँ पर आप बात करेंगे अगली क्रियाकलाप में। तो तापमान परिवर्तन का प्रभाव, जैसे अगर कोई आपका ठोस दिया है, उसमें अगर तापमान में कोई परिवर्तन होता है तो क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ बन जाएगी। आपको यहाँ पर एक चित्र दिया है, आप चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। चित्र के माध्यम से यहाँ पर अभी समझने का प्रयास करेंगे। पहले चित्र क्रियाकलाप को पढ़ते हैं क्या है। पहले तो यहाँ पर एक बीकर है, 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लें। सबसे पहले एक तो बीकर ले लिया और उसमें एक 150 ग्राम का क्या ले लिया, बर्फ़ का टुकड़ा लें। एवं चित्र 1.6 में, 1.6 कहाँ पर है, 1.6 में, ये रहा आपका 1.6 में 1.6 में के अनुसार उन्होंने प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ़ को छू रहा हो। थर्मामीटर कहाँ पर है आपका, बर्फ़ जल है, बीकर है, कांच की छड़ है, थर्मामीटर, ये रहा थर्मामीटर, ये थर्मामीटर है। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ बर्फ ऐसा कि बर्फ़ को छू रहा। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन पर क्या परिवर्तन होता है, ये बताना है। प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ ले लें और हिलाते हुए गर्म करें। तब तक जल उबलने लगे, तब तक थर्मामीटर की माप के बराबर नज़र रखें, तब तक कि वह अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए। जल के द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन प्रेक्षण नोट करें। मतलब कि तीनों अवस्थाएं, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाएगी। जैसे ही आप ठोस का तापमान बढ़ाओगे तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अत्यधिक तेजी से कंपन करते हैं। ऊष्मा के दौरान प्रदत्त की गई ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा प्रदान की गई ऊर्जा के कणों के बीच में आकर्षण बलों को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, गलनांक कहा जाता है। मतलब न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस पिघलकर क्या बन जाए, द्रव बन जाए। मतलब न्यूनतम तापमान पर वो चीज़ क्या कहलाता है, गलनांक। क्वेश्चन आता है कि गलनांक क्या कहलाता है, तो न्यूनतम तापमान पर कोई भी ठोस होगा वो क्या बन जाएगा, द्रव में परिवर्तित
हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा वो, गलनांक कहलाएगा। तो आपको यहाँ पर दे रखा था, आपको पहला पहला दे रखा है आपको यहाँ पर एक चित्र कि आपने क्या किया, एक लोहे का स्टैंड बना रखा है, ये पूरा एक लोहे का स्टैंड है, उसमें एक थर्मामीटर लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। थर्मामीटर को आपने एक पिन से अटैच कर रखा है, एक कांच की छड़ी भी ले रखी है, एक बीकर ले रखा है, ये बीकर हो गया आपका। बीकर के बाद ये बर्फ़ का टुकड़े ले लिए और नीचे बर्नर, आपने इसमें आग जलाई बर्नर में, तो क्या हुआ, ये तो पहला स्टेप है आपने कर लिया। उसके बाद ये क्या बन गया, ये बन गया पानी। दूसरी स्टेप में क्या किया आपने, एक थर्मामीटर सब लगा हुआ है, अभी पानी बन गया, तो पानी में फिर बर्नर से आग लगा जला दी, तो दूसरे में क्या हुआ, ये पानी से क्या बन गया, पानी उड़ गया। तो ये क्या हुआ, एक न्यूनतम तापमान था, न्यूनतम तापमान पे कोई भी ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, तो यह क्या कहलाता है, गलनांक कहलाएगा। ये क्या है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ये क्या गलनांक क्या दर्शाता है, गलनांक दोनों जो कण है ना, उन दोनों के कण के बीच में कितना आकर्षण बल है, उन आकर्षण बल में कितनी दम है, उसको दर्शाता है। अगर ठोस पदार्थ है, अगर उसमें कण पास पास है और उनमें बहुत ताकत है, आकर्षण बहुत बहुत ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, और उनमें कम है आकर्षण बल तो जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। बर्फ़ का गलनांक 273.15 के है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलग्न भी कहते हैं। ये गलने की प्रक्रिया में तापमान, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा जो हुई ना, वो ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ चली गई, उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ चली गई। तो गलने की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता है। बीकर का ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ को अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दशा इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यह गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है। तो गुप्त ऊष्मा वह कहलाती है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। मतलब आपने जो भी सामग्री ली ना, बीकर के अंदर जो रखा, बर्फ रखा, उसके अंदर एक ऊष्मा है, उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। यह गुप्त ऊष्मा अभिप्राय मतलब छुपी हुई से होता है। वायुमंडल दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। आपको जैसे ठोस से द्रव में बदलना है, तो उसमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब उसे क्या बोलते हैं, गलनांक पर द्रव बदलने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे गलनांक की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। क्या होता है, शुरू हो जाता है। वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसका क्वथनांक कहा जाता है। मतलब क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडल दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर अगर वायुमंडल का जो ताप है, अगर उस पर कोई द्रव क्या हो जाए, उबलने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी गुणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे ऊष्मा में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान 373 केल्विन मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर
क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? वाष्पीकरण जो हो रहा है उसकी ऊष्मा भी तो होगी, जब भी तो हो रहा है, तो कर सकते हैं। उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे कि हमने संलग्न की प्रक्षुब्ध ऊष्मा को परिभाषित किया है। 73 के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इसलिए ऐसा है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। मतलब समझ में आया? सबसे ज़्यादा ठोस अवस्था है, ठोस में क्या है? शीतलता है, ऊष्मा है ठोस के अंदर। तो आपने इसमें क्या दिया? शीतल, या तो इसको ठंडक दे दो या फिर गर्म दे दो। जैसी आपने दी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो आपका द्रव में कन्वर्ट हो गया। द्रव में भी क्या ऊष्मा और शीतलता मिली तो वो किस में बदल गया? गैस में बदल गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था से परिवर्तित होकर बिना ठोस अवस्था में बदले सीधे कहाँ बदल जाते हैं? गैस अवस्था में, और वापस ठोस में बदल जाते हैं। मतलब सीधे तो द्रव से ठोस में नहीं बदलेंगे, द्रव से सीधे गैस में और गैस से ठोस में बदल जाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं आपके, वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर क्रियाकलाप दे रखा है कितना? एक क्रियाकलाप दे रखा है 1.13। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें, इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली, मतलब चाइना की जो डिश है ना, चीनी डिश में डाल दें। एक कीप की उल्टा करके उस प्याली पर ऊपर रख दें। इस कीप को एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रख दें, जैसा कि चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है। क्या किया है यहाँ पर? एक उल्टा रुई का एक टुकड़ा ले लिया, उल्टा रखा हुआ कीप है ये। बाष्प बना अमोनियम क्लोराइड। वाष्प में क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठोस बना अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले क्या हुआ? आपने चीनी की मिट्टी की प्याली में लिया, बर्तन लिया, फिर क्या किया? सबसे पहले जो ठोस था वो किस में बना? गैस में बना। गैस से क्या बना? फिर ठोस में बना। ठीक है, तो ये क्या बन गया? वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है? जब आपने धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें उपयोग। अभी यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये कहानी क्या थी क्रियाकलाप की। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या करें? इसे देखें। उपयुक्त क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है? सीधे द्रव अवस्था से परिवर्तित होगा बिना ठोस अवस्था में बदले, गैस में बदल जाना। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहते हैं। और गैस के सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। और गैस से सीधे किस में बदल जाए? ठोस में। द्रव से क्या बदल जाए? सीधे गैस में बदल जाए तो वो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। और सीधे गैस से ठोस में बदल जाए। ठीक है, सीधे सीधे क्या करना है आपको कि द्रव से किस में बदल जाए? गैस में, तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा वो। ठीक है, और यहाँ पर गैस से सीधे किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए तो वो क्या कहेगा? आपका निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। निक्षेपण कहलाता है। उसके बाद आता है आपका दाब परिवर्तन। अब पढ़ते हैं दाब परिवर्तन। दाब में परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि जब घटकों के कणों के बीच में कोई दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ को विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भी भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने पर घटाने से पदार्थ की, मतलब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन पड़ता है? तो गैस
तो आप देखा होगा गैस को अगर आप जैसे दबाते जाओगे तो और दबती जाएगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है गैस सिलेंडर, एक गैस पिस्टन दे रखा है, यहाँ पर सिलेंडर दे रखा है, यहाँ पर आपको गैस के कण दे रखे हैं। जैसे आप पिस्टन को नीचे करोगे तो गैस सिलेंडर जो है ना वो है गैस के कण, जो कण है वो नीचे होते जाएंगे, और पिस्टन को नीचे करोगे तो और हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के समीप लाया जा सकता है, तो पास में और आप लेके आ सकते हो। तो ताप बढ़ाने के कारण तापमान घटाने से द्रव गैस में बदला जा सकता है। क्या आप अपने क्या आप अ, क्या आप अ, क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का मान एक एटमॉस्फेयर हो जाता है तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाएगा, सीधे गैस में बदल हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ में आइस कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी कि ठोस द्रव गैस दाब का तापमान के द्वारा तय होती है। किसके द्वारा तय होती है, एक दाब के द्वारा और एक तापमान के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर संलग्न मतलब ठोस, यहाँ लिखा रखा है जमना, फिर द्रव है वाष्पीकरण होकर सघन हो जाएगी, सघन होकर गैस हो जाएगी। गैस का सीधा ठोस में मतलब ये कह रहा है कि जैसे ही आपका द्रव से सीधा आपका किस में बदलना, गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। गैस का आपका क्या बदलना, ठोस में बदलना, निक्षेपण, और ठोस का आपका किस में बदलना, गैस में, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यहाँ पर तीनों अवस्थाएं दे रखी हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में और डिस्कस करेंगे, कुछ अगला चैप्टर एक पार्ट और लेके आएंगे, वाष्पीकरण के बारे में समझाएंगे और चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे कि गर्मियों में सूती कपड़ों की ज़रूरत क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चंदेरी ट्यूशन क्लासेस को सपोर्ट दें और अच्छे से पढ़ें। कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।